प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कथाकार पंडित विष्णु प्रभाकर जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है पिचका हुआ केला। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। गाड़ी रुकते ही मैं द्वार पर आया तो लगा जैसे शाश्वत हिम प्रदेश में पहुंच गया हूं। अंग अंग में ठिठुरन घुस आई। अंगुलियों को गरमाने के लिए मैंने बार बार भाप छोड़ी और वह तुरंत घने बादल में रूपांतरित हो गई। तब मैंने सोचा कि कूपे के भीतर जाकर द्वार बंद कर लेना ही उचित है, पर तभी देखता हूं कि हमारे मिस्टर सिंह तेजी से मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। भारी ओवरकोट से शरीर को ढके और कॉलर में मुंह छिपाए वे ऊंचे स्वर में बोले, मैं जानता था कि तुम आओगे। कैसा भी भयानक शीत तुम्हें वचन भंग का दोषी नहीं बना सकता। फिर उसी तीव्रता से मेरा हाथ झकझोरते हुए कहा, लेकिन यह तो तुम मानोगे कि हम सचमुच भाग्यशाली हैं। मैंने हंसकर कहा, अवश्य मानूंगा सिंह साहब, भाग्य सदा तुम्हारी कृपा का पात्र रहा है और रहेगा भी। तुमने आज का अखबार देखा है? उसमें लिखा है कि आजकल जितनी सर्दी पड़ रही है उतनी पिछले 100 वर्षों में भी नहीं पड़ी थी। सोचो तो, 100 वर्षों यानी 4 पीढ़ियों के बाद हम इस अभूतपूर्व शीत को जी रहे हैं, जो मानव के रक्त को हिमानी में रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। और कहकर वे अनायास ही ठहाका मारकर हंस पड़े। अक्सर उनके इस तीव्र हास्य से कॉफी हाउस गूंजा है और मैनेजर भागे भागे हाथ जोड़ते आए हैं, पर आज तो जैसे इस हास्य ने हमें गर्मी दी। हिमानी के स्पर्श से ठिठुरी वायु भी जैसे क्षण भर के लिए उष्ण हो उठी और वह प्रशस्त मगर निर्जन प्लेटफॉर्म गूंज गूंज उठा। बोले, शीतकाल की यह सुनहरी धूप आज कैसी उदास उदास है, जैसे नई दुल्हन का प्रीतम रूठ गया हो। देखो, कोई भी काली, सफेद या नीली वर्दी वाला अधिकारी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। रात भर रोदन करने वाले कुत्ते तक नहीं दिखाई देते। साले कहीं गर्मी की तलाश में कोनों में घुस गए होंगे। बाहर जाकर देखो तो सड़कें और खेत सब पर सफेद पाला जमा हुआ है। अच्छा आओ, पहले चाय पी लें। चिंता न करो, गाड़ी यहाँ पानी लेगी। शीत रक्त को जमा सकता है पर प्यास नहीं बुझा सकता। और मेरे उत्तर की चिंता किए बिना वे आगे बढ़ गए। बर्फीली हवा से ठिठुरी पीली पीली धूप से भरा वह विस्तृत प्लेटफॉर्म सचमुच जनाकीर्ण था। केवल 2-4 यात्री साहस करके चाय की तलाश में बाहर आ सके थे, नहीं तो उस चीखती सनसनाती तेज हवा ने सारी ताजगी को सोख लिया था और सब कुछ शापग्रस्त पाषाणी अहिल्या की तरह मूक और श्रीहीन था। हाँ, उस ओर एक ढलती उम्र की एकाकी ग्रामीणा अपनी पुटलिया के सहारे सिमटी सहमी सी ऐसे खड़ी थी जैसे कोई तिरस्कृत प्रतिमा। कुछ दूरी पर इंजन की राख से कोयले बटोरने वाले 3 अर्धनग्न बच्चे हाथ को कसकर छाती में समेटे चित्र लिए घूम रहे थे। एक ने लंगोट के ऊपर शत छिद्रों वाला एकमात्र स्वेटर पहना हुआ था, दूसरे के बदन पर एक जीर्ण शीर्ण कमीज थी और तीसरा, जो अपेक्षाकृत लंबा और काला था, आधी बाहों का कुर्ता पहने था। नहीं मालूम ऐसी रातों में सिर छिपाने के लिए उनके पास कोई गर्म कोना भी है या नहीं, या वे बेघर बार खाना बदोशी की जिंदगी बिताते हैं। तभी सहसा मेरी दृष्टि शेड के नीचे अपनी पूर्व परिचिता ओवरकोट और शॉल धारण किए एक भूतपूर्व महिला एमपी पर पड़ी। मुझे देखकर मुस्कुराती हुई वह मेरी ओर आ रही थी। स्वाभाविक था कि मैं भी शिष्टाचार का पालन करता और इसी आप कैसे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इस भयंकर शीत में कहाँ जाना है, मैं तो जमी जा रही हूँ। पिछले कई वर्षों में ऐसी सर्दी नहीं पड़ी। प्रेमालाप में 5-7 क्षण बीत गए। इसी बीच में अचानक एक दुर्घटना घट गई। क्या देखता हूं कि बेंच के पास खड़ी वह एकाकी बुढ़िया काल मूर्ति बनी पैर के जूते निकालकर कोयले वाले एक लड़के के पीछे भाग रही है और जोर जोर से गाली दे रही है। भागता हुआ वह लड़का सहसा मुड़ा,
उसने औरत का फेंका हुआ जूता उठा लिया और फिर दांत किटकिटाकर उसी पर दे मारा और भाग चला, ऐसे जैसे गति में तूफान भर आया हो। वह स्त्री जूता खाकर और भी तीर सी झपटी और मुझ तक पहुंचते पहुंचते उसने लड़के को पकड़ लिया और फिर क्रुद्ध बाघिनी की तरह घोड़ी के उस मोटे जूते जिसमें लोहे की नाल जड़ी हुई थी से उसे पीटना शुरू किया। कई क्षणों तक छाती, सिर, मुंह जहां भी संभव था जूते की चोट पड़ती रही। बालक हाय मैया चीखता रहा, वातावरण गूंजता रहा और सभी यात्री खोए खोए से निसंग भाव से उस करुण गुहार को अनसुना करके उधर देखते भर रहे, जैसे वे शब्द उनके कानों में प्रवेश ही नहीं कर रहे थे। केवल क्रूरता का सम्मोहन ही उनकी दृष्टि को अपनी ओर खींच रहा था। उस दिन जान पाया कि क्रूरता का सम्मोहन कितना सर्वग्रासी होता है। वास्तव में यह सब इतनी क्षिप्रता और इतने नाटकीय ढंग से हुआ कि कोई कुछ समझ पाए। इससे पूर्व बालक काफी चोट खा चुका था। तब नीली वर्दी पहने एक खलासी ने उस क्रुद्ध बाघिनी का हाथ रोक लिया। वह स्त्री मानो इसी की राह देख रही थी। तुरंत उसे छोड़कर बकती झकती फिर बेंच पर अपनी पुटलिया के पास चली आई और वह बालक सिसकता लंगड़ाता एक खंभे के पीछे जा खड़ा हुआ, जहां से वह अनदेखे ही कहर भरी दृष्टि से उस औरत को देख सकता था। उसका कुर्ता जगह जगह से फट गया था और उसके दांत बज बज उठते थे और स्थान स्थान पर नीला पड़ा उसका शरीर कांप कांप आता था। शेष दोनों बालक पूर्वतः हाथों को छाती में समेटे सिकोड़े खाली खाली आंखों से कभी उस औरत को देखते, कभी अपने साथी को। मिस्टर सिंह पूर्वतः बोले चले जा रहे थे, मानो उन्होंने इस कोयला चोर बालक और उस काल मूर्ति औरत की जहालत पर थीसिस लिख रखा हो। पर मैं न जाने क्यों खिन्न सा उस दमघोंटू ठंडे वातावरण से मुक्ति पाने के लिए अपने कूपे की ओर लौट पड़ा। शरीर इतना सुन्न हो गया था कि हिलाते डुलाते दर्द होता था। छोटी सी नाव को सहसा किसी नई लहर का धक्का लग जाए, ऐसी मेरी स्थिति थी। कुछ कह नहीं सकता था, पर दम जैसे घुट रहा था, विशेषकर इसलिए कि मिस्टर सिंह बोले चले जा रहे थे, जाहिल, बदतमीज, लड़के को मार डाला। यहां से मिस्टर सिंह को मेरे साथ ही उसी कूपे में सफर करना था। हमारे अतिरिक्त उस कूपे में लोकसभा के एक वयोवृद्ध सदस्य थे। 2 उनके भांजे थे। वे किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। 13-14 वर्ष का बड़ा लड़का सारे रास्ते पैरी मैनसन के उपन्यास पढ़ता रहा था और छोटा फलों की टोकरी से खपच्चियां निकाल निकाल कर नाना ग्रहों को रॉकेट भेजने में संलग्न था और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले जा रहा था। लो मामा, मेरा रॉकेट विनस की ओर चला। मामा, मून पर तो अब आप भी जा सकते हैं, लेकिन मामा वहां तक जाने की ताकत किसी में नहीं, न अमेरिका में और न रूस में। और बोलते बोलते वह चंचल बालक कभी अपने बड़े भाई को चूटी काट लेता था, कभी मामा को गुदगुदा देता था। मामा बार बार दृष्टि उठाकर देखते, मुस्कुराते और फिर कोई थ्रिलर या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने में व्यस्त हो जाते। सहसा उन्हें याद आता तो कुछ खाने के लिए बच्चों को देते, कभी संदेश, कभी सेब। जब छोटे भांजे का रॉकेट मामा की ओर चल पड़ा, तब उन्होंने उन्हें एक एक केला दिया। बड़े बच्चे ने उसे छीलकर खा लिया, छोटा उसे देखकर मुस्कुराया, फिर चुपके से बड़े भाई की पीठ के नीचे रख दिया। 2 क्षण बाद जैसे ही भाई ने पीठ दीवार से लगाई, वह केला पिचक गया। तब उसे हाथ में लेकर छोटा भांजा हंसा, देखो मामा, मरा हुआ चूहा। उसे देखकर भाई भी हंसा, मामा भी हंसे, बोले, शैतान, रख दे इसे, अब यह मत खाना। यह सब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के आने से पूर्व ही घट चुका था। जब उस दुर्घटना के बाद हम कूपे में आए तो मामा ने भांजे से कहा, अरे देखो, यह केला उस लड़के को दे दो जो रो रहा है। नहीं कह सकता उस घायल बालक ने उनकी करुणा को जगा दिया था
या उन्हें उस पिच के केले से मुक्ति पानी थी जो हम सभी को मरे चूहे की याद दिला रहा था। बड़े भांजे ने जब उस घायल बालक को पास बुलाकर केला दिया तो मामा ने उससे कहा, जाओ तुम खा लेना और किसी को मत देना, अच्छा। और वह लड़का जिसका अंग अंग ठंड और चोट के दर्द से टीस रहा था और जो स्वयं उस केले की तरह कुचला हुआ सा लग रहा था, वहां से हटकर खंभे के पास जा खड़ा हुआ। शेष दोनों बालकों ने उसे देखा, पिचके हुए केले को देखा और फिर कई क्षण देखते रहे। धीरे धीरे उनके नेत्रों में चमक आती गई, मुख की भाव भंगिमा भी बदली, मानो कुछ गर्मी मिली। अंत में वे सरकते सरकते उसके पास आ खड़े हुए, मौन, एकटक, केले पर दृष्टि गराए। उस औरत ने भी उस केले को देखा, उन बच्चों को भी देखा। जैसे ही वे पास आकर खड़े हुए, वह आंधी की तरह उधर ही झपटी जैसे उस कुचले हुए केले को छीन लेगी। मेरी सांस आधी ऊपर और आधी नीचे, पर देखता हूं कि वह बिल्कुल पास से निकलकर चली गई। बोली, जब पिट रहा था तब नास पिटे हिले तक नहीं, अब केला देखा तो आ गए लूटने, हरामजादे कुत्ते, खबरदार जो उसे छुआ। सी सी करता हुआ नीली वर्दी वाला खलासी पास से जा रहा था। सुनकर एकाएक अट्टहास कर उठा, बोला, इस पाले में मार मार कर बेचारे की हड्डी पसली एक कर दी जंगली औरत ने, और अब हमदर्दी जताती है। तड़प कर उसने गर्दन घुमाई और उत्तर दिया, रहने दे, रहने दे, माँ बेटे को इसलिए नहीं मारती कि उसे चोट लगे, यह कोयला चोरों के साथ फिरने लगा था, जुर्माना जेल तू भुगतेगा दाढ़ी जार। और तेज तेज कदम रखती हुई वह जाहिल औरत दूर चली गई। उस ओर से अनभिज्ञ रॉकेट उड़ाते उड़ाते उन एमपी महोदय के छोटे भांजे ने बड़े करुण स्वर में कहा, मामा, इनके माँ बाप इन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजते, इन्हें खाने को क्यों नहीं देते, इन्हें पहनने को कपड़े क्यों नहीं देते। मामा बोले, ये लोग गरीब हैं। वह बोला, गरीब तो हमारी आया भी है, पर उसके पास तो चांदी के गहने हैं। मामा ने रिपोर्ट पर से दृष्टि उठाकर कहा, वह तो हम लोगों की कृपा से है, अब तुम ही उसके लिए चांदी की ब्रूच ले जा रहे हो। छोटे भांजे ने ब्रूच को जेब से निकालकर उछाला, हंसा और कहा, मामा, क्यों न इन सब गरीबों को मून पर भेज दिया जाए। उसकी इस मूर्खता पर मामा और बड़े भाई खूब हंसे। भाई ने कहा, वहां तो अमीर लोग ही जा सकते हैं, गरीब कैसे जा सकते हैं। मामा बोले, हम भी नहीं जा सकते, और ये लोग तो बेहद जाहिल हैं। असल में प्रकृति जिनको जैसा बनाती है वैसे ही वे रहते हैं, फिर भी हम उनकी गरीबी दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह सब शायद उन्होंने हमें सुनाने के उद्देश्य से कहा था। छोटे भांजे, जो फिर रॉकेट भेजने की तैयारी में व्यस्त हो गया था, ने कुछ उत्तर दिया, पर क्या वह मैं सुन न सका, क्योंकि तभी गाड़ी ने सीटी दी और मैंने देखा मिस्टर सिंह नीचे उतरकर तेज तेज कदमों से बालकों की ओर जा रहे हैं। उनके हाथ में एक स्वेटर है। मैं उन्हें पुकारूं इससे पहले वे स्वयं ही लौट पड़े। गाड़ी रेंग रही थी, प्लेटफॉर्म पीछे छूट रहा था। वे तीनों बच्चे अभी भी चित्रलिखे से खड़े थे। घायल बालक के हाथ में वह कुचला हुआ केला था और शेष दोनों ललचाई दृष्टि से उसे देख रहे थे। सहसा मुझे अमृता शेरगिल के सुप्रसिद्ध चित्र 3 बहनें की याद आ गई। ये 3 बालक थे, उनके बीच में एक मरा हुआ चूहा भी था। तब से जमाना भी तो कितना आगे बढ़ गया है। जैसे ही गाड़ी ने गति पकड़ी, क्षितिज पर मात्र मरे चूहे का ही चित्र रह गया, मानो वह सब मरे हुए चूहे थे और जोर जोर से बोलने वाले मिस्टर सिंह बुदबुदा रहे थे, हे प्रभु, हम मूर्खों को क्षमा करना, हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। उन्हें स्वेटर देकर मैं क्रांति को रोकने जा रहा था, कितनी बुरी बात थी। असल में हम पुराने लोग। गाड़ी की तेज आवाज में फिर मैं अपने अतिरिक्त किसी और की आवाज नहीं सुन सका। बंद कूपे के भीतर भी रह रहकर एक बर्फीली सिहरन मेरे शरीर में दौड़ दौड़ जाती थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।